और आइए बढ़ रहे हैं आगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम योगी पर दिए हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। या ये इसके पीछे कौन से राजनीतिक हाथ है? क्या कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है? समाजवादी पार्टी इसके पीछे है? आखिर रहे क्यों नहीं? जब कांग्रेस पार्टी वोट के लिए उल्लुओं का मांग पत्र स्वीकार करे, लेकिन याद रखे ये नेहरू का कांग्रेस नहीं है, ये राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कांग्रेस अब नहीं है। ये कांग्रेस, टोटल कांग्रेस अब जिहादी कांग्रेस हो गई है, जिहादियों को साथ देने वाली कांग्रेस हो। ये कांग्रेस नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक अब इन जिहादियों के साथ है। सलमान खुर्शीद की बेटी कह रही थी लोकसभा के चुनाव में, वोट जिहाद। तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस अब जिहादियों के हाथ, तो कह रहा हूं खड़गे का हाथ अगर जिहादियों के साथ रहे तो हमें तो अब देश के नौजवानों को, देश को बताना ही होगा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बताना ही होगा। यूपीपीएससी दफ्तर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं करवा सकते। भाजपा के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया है। छात्र कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा, जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। तो ये एक नया नारा जो अखिलेश यादव दे रहे हैं बीजेपी के लिए। छात्र कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा, जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। एक और मौका मिल गया है अखिलेश यादव को सरकार को घेरने का। यूपीपीएससी दफ्तर पर जो छात्रों ने प्रदर्शन कर रखा है, उसको लेकर निशाना साध रहे हैं, तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ। और सीधे तौर पर देखिए, अखिलेश का कहना है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो कराया जा सकता है, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। छात्रों की मांग है लिखित आश्वासन की कि तो परीक्षाओं को एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में कराया जाए। इसी को लेकर लगातार छात्र अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देर रात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव का ताज़ा बयान भी आपको बता रहे हैं। देर रात हाथ में फोन लेकर किस तरह से हाथ में बोतल बजाते हुए अभ्यर्थियों ने अपना प्रदर्शन किया और इसी पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की जिसको लेकर वो लगातार निशाने पर आ रखे हैं। संत समाज में भी अब कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। सुनिए। हाँ, लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हिंदू संतों का अपमान नहीं करता, तो मुझे उनके हिंदू होने में शक हो रहा है। तो खड़गे जी को पहले ये बताना चाहिए वो हिंदू हैं या नहीं है। खड़गे जी से सवाल करना चाहता हूं कि वो इसका स्पष्टीकरण दें, राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों, कि क्या वो हिंदू हैं या नहीं है, क्योंकि कोई हिंदू संतों का अपमान नहीं कर सकता। क्या प्याज फिर रुलाने वाला है? एक बड़ा सवाल है।
दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में इस वक्त प्याज के दाम खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को रुला रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमतें 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, जो कि नवंबर महीने में 5 साल में सबसे ज्यादा हैं। पिछले कुछ दिन में देखिए दाम और बढ़ सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। कुछ दिन में कई बड़े शहरों में भी प्याज महंगा हुआ है, जिससे ग्राहक परेशान हैं और दुकानदार भी परेशान हैं, क्योंकि दुकानदार का प्याज बिक नहीं रहा है और ग्राहक खरीद नहीं पा रहा है। शहरों के थोक बाजारों में प्याज की कीमत 40 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब 70 से 80 किलो तक पहुंच चुकी है। कुछ शहरों में तो प्याज की कीमत 2 गुनी हो गई है। पिछले कुछ ही दिनों में करीब 40 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी प्याज के दामों में दर्ज की गई है। और आइए अब आपको अलग अलग मंडियों की रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मेरठ की बात करेंगे। मेरठ की सदर बाजार सब्जी मंडी में न्यूज़ 18 की टीम जब जायजा लेने के लिए पहुंची तो यहां पर लोग प्याज की कीमतों पर आश्चर्य जताते हुए नजर आए। लोगों ने कहा है कि आमतौर पर नई प्याज आने के बाद तो देखिए कीमतें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब नई प्याज आने के बाद ही कीमतें बढ़ गई हैं। तो लोग हैरान हैं इस चीज़ को देखकर और अब ऐसा ऐतराज भी जताते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि आखिर प्याज कैसे खरीदें। रातों रात प्याज की कीमत आसमान छू रही है। 2 दिन पहले तो प्याज तक की कीमत जो थी वो 40 से 50 रुपए के किलो बताई जा रही थी, लेकिन रातों रात अब प्याज जो है वो लगभग 2 गुनी कीमत पर पहुंच चुका है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के सदर बाजार सब्जी मंडी में मौजूद है और यहाँ आप देखिए कि किस तरह से प्याज की, आलू की ये दुकानें हैं और लोग प्याज के दाम पूछ रहे हैं तो हैरान हो रहे हैं कि एकाएक प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। तो निश्चित तौर पर प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम व्यक्ति की आंखों में एक तरह से आंसू ला दिए हैं। सरकार से देखिए जब भी कोई फसल नहीं आती है तो पुरानी फसल रेट डाउन हो जाते हैं। इस बार नई फसल आने के बाद भी रेट डाउन ही नहीं हो रहे, अब उल्टा बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा आसमान छू रहे हैं। सरकार से अपील है कि कीमतें कुछ कम होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। भाई हर कोई तो नहीं ले सकता, जो ले सकते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं ले सकते वो बेचारे ऐसे ही हैं। बताइए मतलब क्या कारण आप मानते हैं कि प्याज की कीमतें जो उछाल आया है, इसके पीछे क्या वजह क्या है? वजह बताते हैं बरसात की वजह से हो रही है, इसकी वजह से हो रही है। मगर ये है नई प्याज आ जाती तो मद्दा हो जाता है, मगर अब किसे होया नहीं मद्दा, तेजी हो रही है। प्याज की कीमतों में उछाल आया है, प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और प्याज की कीमतें कम करने के लिए आम जनता गुहार लगा रही है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि भाई प्याज की कीमत वो नहीं तय करते हैं, बाजार तय करता है और अगर बाजार में उन्हें थोक में ही प्याज महंगी मिल रही है तो वो सस्ती प्याज कहाँ से बेचें। कह सकते हैं कि प्याज ने एक बार फिर आम व्यक्ति की आंखों से आंसू निकाल दिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो मेरठ का हाल आपने जाना, अब आपको ले चलते हैं वाराणसी। वाराणसी में प्याज का भाव बढ़ने से रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। देखिए दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से महिलाएं भी नाराज हैं और खाने का स्वाद भी बिगड़ा है। इन दिनों प्याज के भाव थोक में 70 और फुटकर में 80 रुपए किलो तक हो गए हैं। आने वाले दिनों में फिलहाल राहत मिलने के भी आसार नहीं है। इन दामों में और बढ़ोतरी ही हो सकती है। जो प्याज क्या रेट चल रहा है इस समय? ये समय 70 रुपया किलो चल रहा है मार्केट में, थोक में। अब प्लस भी फुटकर में 80 रुपया किलो बिक रहा है। क्यों महंगा है प्याज? प्याज ये बता महंगा है, अब जो भी महंगा किया है, चाहे कोई भी अड़तिया हो, चाहे कोई भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम अपन 70 रुपया किलो लेके जा रहे हैं, अपना बेच रहे हैं 80 रुपया किलो। जो अभी क्या नाम है आपका? मंजू चतुर्वेदी। प्याज का रेट बढ़ा है, आपको लगा कि इससे पहले बढ़ता था? कितना इसमें ले हाँ रही है? इतना तो नहीं बढ़ता था बेटा। हाँ। आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो इससे प्याज के रेट से गड़बड़ाया है कुछ किचन का बजट, सब्जी का जो आपका भी बजट है भैया आदमी खाता तो है ही है, जितना भी बढ़ जाए खा तो रहा ही है ना खरीद के। कहीं कमी है देख रहे हैं, कहीं भी जाइए बाजार में भीड़ पूरा ही है। जी जी जी। खरीद तब भी तो किचन रहा का जो बजट होता है सब्जी का वो थोड़ा सा गड़बड़ाया है। हाँ गड़बड़ाया तो है ही है। गड़बड़ाया है। थोड़ा आदमी ज्यादा खरीदता था, थोड़ा कम खरीद लेता है, कम यूज करता है। हाँ कुछ है तो प्रॉब्लम तो होती है किचन में। प्याज क्योंकि हमारे यहाँ तो मस्त है, प्याज लहसुन अदरक ये सब। और तो सभी के रेट बढ़े हुए। हाँ अभी तो सब्जी के सभी के रेट बढ़े हुए हैं, टमाटर का भी है, लहसुन का है, सबका है। तो प्याज का रेट कभी इतना बड़ा दिखा है आपने इस सीजन में? नहीं
अब इस बार तो इससे कमी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, क्योंकि बरसात में तो होता है लेकिन अब तक कम हो जाता हाँ, लेकिन अभी नहीं हुआ है। है। अभी नहीं हुआ। हाँ, 80 तक तो जा ही रहा है, 70 80 ऐसे मिल ही रहा है। देखिए, बात अगर गाजियाबाद की तरह तो यहाँ पर प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। 30 से 40 किलो बेची जाने वाली प्याज आज थोक मार्केट में 70 किलो तक बेची जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता की किचन में पूरा का पूरा हिसाब किताब बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। प्याज व्यापारियों का कहना है कि नासिक में इस बार फसल खराब हो जाने की वजह से प्याज कम आई है, जिससे प्याज के दाम बढ़े हैं। अभी क्या रेट चल रहा है इसमें? अभी चल रहा है 70 रुपए किलो सर। और अमूमन क्या रेट रहता है? पहले था 40-50 था, अब रेट थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, वजह क्या है रेट बढ़ने की? नासिक में थोड़ा बेकार हो गया ना प्याज। नासिक में? हाँ, फसल बेकार हो गई इसलिए थोड़ा महंगा ही बढ़ गया है। अच्छा, तो ये बताइए क्या कुछ सेल पे भी अंदर पड़ा होगा? हाँ, सेल कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। हाँ, इससे हो जाएगा 1-2 महीने में मंदा हो जाएगा प्याज। 1-2 महीने अभी चलेगा। हाँ, चलेगा। अब साया चल गया ना, इसलिए इसके कारण महंगा हो गया प्याज। अच्छा, साए चल गए हैं, इसकी वजह से भी एक महंगाई बताई जा रही है। साथ ही जो नासिक से जो प्याज आती थी वहां फसल की बर्बादी होने के कारण ये रेट बढ़े हैं। अमूमन 40 से 50 रुपए किलो वाली प्याज अब 70 रुपए किलो मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मंडी में। आप यहाँ तमाम जो लोग हैं वो भी खरीदारी करना है, उनसे भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो क्या सब्जी लेना है कुछ? ना, सब्जी हम तो देख रहे हैं। अच्छा, बेच रहे हैं आप? अच्छा, प्याज के रेट क्या चल रहे हैं आजकल? और आइए सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां डांटा में सीएम पुष्कर सिंह धामी यमुना घाटी खेल सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इसका अपना एक अलग महत्व है, यह अत्यंत मनोरम है। आज का यह समारोह हमारी यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें हम सब लोग मिलकर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये आयोजन जहां हमारे जो पारंपरिक खेल हैं उन खेलों को बढ़ावा देने का माध्यम है, उसके साथ ही कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने और सजोने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के जो समृद्ध हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। हमारे युवाओं को भी खेल के माध्यम से उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य, उनके व्यक्तित्व का विकास करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। उन सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये जो खेल है ये संस्कृति का विकास का एक सशक्त, एक समाज का एक महत्वपूर्ण भूमिका आपस में जोड़ने में भी ये खेलों के माध्यम से हम जुड़ते हैं। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय होता है, परस्पर मेलजोल होता है और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने भी खेल गतिविधियों को प्रदेश के अंदर बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार हम योजनाएं भी बना रहे हैं, लगातार ऐसे आयोजन भी कर रहे हैं, लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खेल संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए विशेष निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम बनाने हो, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण हो या अनेक स्टेडियमों का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम, छोटे स्टेडियम, बड़े स्टेडियम, इन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और इस बार के आम बजट में हमने एक और प्रावधान किया है, एक बड़ी धनराशि 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि, ये हमने अपने नौजवानों के प्रतिभा कौशल के लिए, उनके विकास के लिए, खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कल्चर के लिए, इसके लिए अलग से निर्धारित की है। भाइयों बहनों, आज खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उन्हें उचित मंच प्रदान के लिए बहुत सारे विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अभी हम युवा महोत्सव देहरादून में कर रहे हैं, हम खेल महोत्सव करते हैं, खेल महाकुंभ करते हैं। इन खेल महाकुंभ के माध्यम से नीचे हमारे न्याय पंचायत स्तर से, ग्राम सभा स्तर से अनेक हमारे युवा नौजवान खिलाड़ी भाई
खेलते खेलते अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते करते राज्य स्तर पर भाग लेते हैं और राज्य स्तर में भाग लेने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं भाइयों बहनों, क्योंकि ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे से सबको आने का मौका मिलता है। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। पूरे देश के खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड में आएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति एक नया उत्साह आएगा। साथ ही प्रदेश के कोने कोने से अनेक प्रतिभाएं इसमें उभर कर सामने आएंगी। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी एक ऐसा मंच मिले, हर बच्चे को मंच मिले जहां वो अपने कौशल को संवार सके, अपने सपनों को साकार कर सके। उसके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, प्रतिभा है, उसके अंदर योग्यता है, तो सरकार उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी जिससे कि वो अपने जीवन के सर्वोत्तम को प्राप्त कर सके। भाइयों बहनों, इसको हमारी सरकार द्वारा समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के विकास के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक कलाएं और पारंपरिक संगीत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से हम सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। उनको जहां आगे बढ़ने के लिए सहयोग की आवश्यकता है सरकार की, हम इस प्रकार की नीति बना रहे हैं। हमने खेल नीति बनाई, उसमें हमारे खिलाड़ियों को खेलने के लिए, जाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के लिए सभी प्रकार की हमने व्यवस्थाएं की हैं। हम राज्य में आयोजित होने वाले अनेक सांस्कृतिक आयोजनों और पारंपरिक जो मेले हैं हमारे, उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इस मेले के आयोजन के लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 5 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनजातीय क्षेत्र को, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको मजबूत करने के साथ साथ अनेक जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। अगर मैं आपके पुरोला विधानसभा की बात करूं तो पुरोला विधानसभा उत्तराखंड का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री घोषणा अगर किसी क्षेत्र में हुई है तो पुरोला विधानसभा में हुई है। अब जब ये घोषणा की बात करते हैं तो मैं इनसे कहता हूं पहले पुरानी वाली घोषणाएं सब पूरी करवाइए। इतनी सारी घोषणाएं इन्होंने करवा ली है यहां पर। और ये विधायक जी जब भी आते हैं, जब ये विधायक जी, जब आप लोग सोचते होंगे कि ये कहां चले गए, 1-2 दिन यहां नहीं दिख रहे हैं, तो ये 1-2 दिन कहीं नहीं दिखते। ये इतने सारे पत्र लिख कर लेके आते हैं मेरे पास और घूमते रहते हैं सचिवालय में, यहां से वहां, वहां से यहां, और लगातार क्षेत्र की कामों के लिए मैं देखता हूं एक एक सेक्शन में जाते हैं। हमारे जिलाधिकारी मेहरबान जी बैठे हैं, ये अपर सचिव रहे हैं वहां पर, तो वहां बड़ा कठिन होता है काम करवाना। काम आसानी से होते नहीं है क्योंकि बहुत काम, पूरे प्रदेश के काम होते हैं। जो वहां ज्यादा पैरवी कर पाता है उसके काम तेजी से बढ़ते हैं, तो इनको इसमें भी महारत हासिल हो गई है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हरिपुर यमुना तीर्थ स्थल को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया यही हमने शुरू की है और इसका शिलान्यास करने का भी मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अभी नारायण सिंह चौहान जी बता रहे थे, पिछली बार मैं पहले भी यहां आना चाहता था, आप सब लोग मुझे कई बार बुलाने के लिए आए, और सच बताऊं तो ये संजोग बनता है, जब जहां जाना होता है तभी